हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो कल जो है हम लोग बॉन्ड लेंथ पढ़ रहे थे, ऐसा मुझे याद आ रहा है। कल जो हम पढ़ रहे थे वो बॉन्ड लेंथ पढ़ रहे थे ना। बॉन्ड लेंथ क्या होती है उसकी डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके थे। बॉन्ड लेंथ होती है मैंने अभी ग्रुप पे बेटा सिलेबस देखा नहीं। ग्रुप पे सिलेबस में मेरे हिसाब में पीरियोडिसिटी और एटॉमिक स्ट्रक्चर आया होगा। बस तो फिर सही है, वो मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, और जो बताया था वही है ना। चलो अब आगे पढ़ते हैं। अब इस पे कोई डिस्कशन नहीं करेंगे अपन टेस्ट सिलेबस पे। तो मैं आपको पढ़ा रहा था बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ इज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियस ऑफ एटम पार्टिसिपेटिंग इनटू बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है ना। बॉन्ड लेंथ में एवरेज शब्द क्यों आया था, ये बात मैंने आपको बताई थी उस समय। और मैंने बोला था कि बॉन्ड एक जगह पे स्टेबल नहीं रहता है, मतलब एटम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एक ही पोजीशन पर स्टेबल नहीं रहते हैं, बल्कि वो अपनी पोजीशंस को चेंज करते रहते हैं। जो काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी जो मौजूद होती है रूम टेम्परेचर पर, उसके कारण वाइब्रेटरी मोशन होता है, जिसके कारण बॉन्ड लेंथ चेंज होती रहती है। ठीक है बेटा। अब पॉइंट आता है बॉन्ड लेंथ के बारे में। बॉन्ड लेंथ क्या होती है ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कब? जब मैंने आपको पढ़ाया था एटॉमिक रेडियाई। तो मैंने इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस करके टॉपिक आपसे डिस्कस किया था। अब मार्कर मिल गए हैं, मतलब चौक मिल गई है। तो बॉन्ड लेंथ में जो हमें डिस्कशन करना है वो है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम इज बॉन्ड लेंथ। ठीक है, दिस इज बॉन्ड लेंथ, IND, जिसको मैंने पहले आपसे बोला था। दिस इज एवरेज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। ठीक है बेटा। हाँ, पीरियोडिसिटी में पढ़ाया था मैंने आपको, एटॉमिक रेडियाई के अंदर ये वाला टॉपिक है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो प्लीज टेस्ट रिगार्डिंग क्वेश्चंस आप मत पूछिए, मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। जो भी पूछना है ग्रुप पे पूछना है, यहाँ टाइम पास मत करो, टाइम वेस्ट मत करो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बॉन्ड लेंथ में अब आएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, है ना। अच्छा, एक मैंने आपको स्टीवेंसन एंड शूमेकर का लॉ भी बताया था। स्टीवेंसन्स एंड शूमेकर के बारे में बताया था कि इन्होंने बोला था कि IND बराबर क्या होता है। सभी बच्चों को याद होगा, RA प्लस RB माइनस 0.09 XA माइनस XB, where XA is electronegativity of more electronegative element. RA is IND AA by 2। इसको निकालने का तरीका, दो एटम AA लो और इनके बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस नापो। इनमें कुछ ओवरलैप एरिया होगा, उसकी आधी डिस्टेंस कर दो, उसको बोलते हैं RA। ठीक है, इसी प्रकार RB कैलकुलेट कर सकते हो और IND आपके पास आ जाएगा। ये डिस्कशन हम कर चुके हैं ना। वैसे जब इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस नहीं होता है, व्हेन डेल्टा EN बराबर 0, जब ऐसा हो तो IND बराबर ऑब्वियसली जो है हो जाएगा RA प्लस RB। इसमें यही फाइनल फॉर्मूला नहीं है, और भी फॉर्मूले दिए गए हैं, किसी का कोई इंपॉर्टेंस एज सच नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कैलकुलेशंस एग्जाम में नहीं आते हैं। RA और RB को एंगस्ट्रॉम में लेना है। यदि मान लो आपको जो है RA और RB पिकोमीटर में दिया है, तो आप इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लो। यदि आपको याद हो तो वो सवाल करवाते हुए मैंने आपसे ये डिस्कस किया था। आप चाहो तो पीछे जाकर के इसको चेक कर सकते हो चैप्टर पीरियोडिसिटी में। ओके बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। मैं आप लोगों को जो डाउट देख रहा हूँ कुछ बच्चों के, वो डाउट ऐसे रहते हैं जैसे उन्होंने लेक्चर कभी सुना ही नहीं है। प्लीज लिसन टू द लेक्चर्स केयरफुली। आप कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कोई फायदा नहीं है जब तक आपको लेक्चर्स अच्छे से याद नहीं है तब तक। तो प्लीज डू लिसन टू द लेक्चर्स वेरी वेरी केयरफुली। मैं आपको बार बार ये एक मंत्र बताता हूँ, सीखने का जो मूल मंत्र है वो ये है कि क्वेश्चन जितने सॉल्व करते हो उतनी थ्योरी भी पढ़ा करो। ज्यादातर लोग ऐसा काम नहीं करते हैं, जो कि गलत है। आपको बार बार थ्योरी को पढ़ना चाहिए, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट थ्योरी पढ़ना इज अ बोरिंग टास्क। हमें बहुत बुरा लगता है बार बार थ्योरी पढ़ने में, थोड़ा बोरिंग लगता है, बट
लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको बार बार पढ़ो। द मोर यू न्यू अबाउट द थ्योरी, जितनी बार उसको पढ़ोगे उतनी बार आपको समझ में आएगा, ओ इसका मतलब तो ये था, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था आज तक, ठीक है ना। हैव पेशेंस एंड देन रीड द थ्योरी। और फिर आप देखो आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। जिस हर चीज को जब भी आप मान लो आप लेक्चर दोबारा देख रहे हो, नोट्स दोबारा पढ़ रहे हो, दोनों ही काम आप यदि दोबारा कर रहे हो, कोई भी काम दोबारा कर रहे हो, तो आपको करना क्या है, उसको ऐसे पढ़ना है जैसे इससे पहले जीवन में कभी पढ़ा ही नहीं है। हर चीज में आपको ओ ये लिखा हो, हाँ हाँ, ऐसे करके एक्सप्रेस करते हुए अपने आप को पढ़ना है आपको। हर बार आश्चर्य ये नहीं है कि हाँ ये तो आता है मेरे को, इसमें तो यही लिखा हुआ है, तो फिर आप सीखोगे कुछ नहीं, सिर्फ बैठ करके पढ़ने का नाटक होगा, लेकिन पढ़ाई नहीं होगी। प्लीज सीरियसली, है ना, पढ़े। चलो अब चलते हैं अपन बॉन्ड लेंथ पे। बॉन्ड लेंथ के बारे में मैंने आपको कुछ कुछ बातें बता दी थी। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं बॉन्ड लेंथ को। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, बहुत ही ऑब्वियस से अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, बहुत ही ऑब्वियस से फैक्टर्स हैं यहाँ पर जो किसी को भी समझ में आ जाएंगे। नंबर 1 डेल्टा ई एन, मतलब मोर द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, more the difference of electronegativity, more is positive and negative charge on, more is positive and negative charge on combining atoms. More is attraction, चार्ज ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, therefore I and D decreases। पहला फैक्टर शायद सबको समझ में आ गया होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं था, कोई बड़ी बात थी ही नहीं। एग्जाम्पल लिख देता हूँ, HF लेस देन HCl लेस देन HBr लेस देन HI। हालांकि यहाँ एक और फैक्टर था, आयोडीन का साइज भी बढ़ा है एक्चुअली, मतलब है ना, आयोडीन का साइज भी बढ़ा है, तो उसके कारण भी बॉन्ड लेंथ जो है यहाँ पर बड़ी आएगी, है ना। फिर यदि सेकंड पॉइंट देखा जाए तो दैट इज द साइज ऑफ एटम्स अटैच्ड। यदि वो बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बॉन्ड लेंथ है वो बड़ी ही आएगी। जैसे कोई आपसे पूछ ले HI और Cl2 में बॉन्ड लेंथ किसकी बड़ी है, तो यहाँ आयोडीन बड़ा लेकिन H बहुत ज्यादा छोटा होता है, इसलिए Cl2 की बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी। हालांकि ये कोई रूल नहीं है कि ये दोनों बड़े हैं तो इससे ये बड़ा ही होगा, लेकिन मुझे आइडिया है इसलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल लिख दिया है। ये जरूरी नहीं हर बार आप कंपेयर कर पाओ, ऐसा कोई आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि आप कंपेयर करो, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती है। आपको जब तक कोई इसकी वैल्यू ना बता दे RA की, और RCl की वैल्यू ना बता दे, RH और RI की वैल्यू ना बता दे, तब तक आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है बेटा। अब तीसरा फैक्टर होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स और बॉन्ड ऑर्डर और नंबर ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड ऑर्डर और नंबर ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब मैंने आपको बताया था, दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड हैं। जैसे यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो CC बॉन्ड लेंथ जो है, CC बॉन्ड लेंथ, CC बॉन्ड लेंथ इस केस में 154 PM होती है, इस केस में 134 PM होती है, और इस केस में 120 PM होती है। करेक्ट है बेटा। तो जैसे जैसे बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेंगे दो एटम्स के बीच में, वैसे वैसे ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड लेंथ जो होगी कम हो जाएगी। मोर द नंबर ऑफ बॉन्ड, आपने मुझे एक जो है वो सिल्क चॉकलेट दिया, तो आपके और मेरे बीच बॉन्ड मजबूत हो जाएगा। लेकिन आपने तीसरे चौथे दिन ला करके एक और सिल्क का चॉकलेट दे दिया, तो बॉन्ड उससे ज्यादा मजबूत हो जाएगा जिसने सिर्फ एक ही चॉकलेट दिया है।
अब किसी ने लाके 3 दे दिया तो उससे और भी ज्यादा बॉन्ड मजबूत हो जाएगा। तो जितना ज्यादा कोई चॉकलेट देगा उतना ही मजबूत बॉन्ड होता जाएगा, मतलब उतना ही ज्यादा बॉन्ड मजबूत हो जाएगा। क्लियर है बेटा इतनी बात? आई सपोज दैट एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ 1 चॉकलेट, इधर 2 चॉकलेट, इधर 3 चॉकलेट, और जितना ज्यादा बॉन्ड मजबूत होगा उतना पास पास आ जाएंगे। हाँ बेटा, 11 ने दिया तो और भी अच्छी बात है। क्लियर है बेटा इतनी बात? आई सपोज एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। आप लोग चाहें तो इसको फटाफट उतार लें, फिर मैं इसको मिटा दूंगा और मिटा करके आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, तो ये खत्म हुआ बॉन्ड लेंथ। हो गया। चलो इसके बाद यदि मान लो जो नॉलेज अब तक आपको हुई है उसके आधार पे यदि कोई आपसे ये बोले, जो कि बहुत कम बच्चे, मतलब जो अच्छे बच्चे भी कहलाते हैं ना, वो भी स्ट्रक्चर नहीं बना पाते, मैं आपसे, आप विश्वास करो इस बात का, है ना, बहुत मुश्किल होता है उनके लिए स्ट्रक्चर बनाना। इस बार मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाना बहुत बढ़िया सिखाया है, जिसने सीख लिया। जैसे HCO2 आपको दिया हुआ है ना, अब कोई आपसे बोले कि इसमें CO बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करो इस स्ट्रक्चर से, CO बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करो इन दोनों स्ट्रक्चर की, तो अब इसके लिए हम इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर निकाल लें। यदि बॉन्ड ऑर्डर जिसमें ज्यादा आएगा, CO बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है C और O के बीच, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आएगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। बोलो हो। तो क्या पहले अपन को स्ट्रक्चर बना लेना चाहिए, और पहले यदि हम स्ट्रक्चर बना लें, जैसे कि HCO2 है हमारे पास, ठीक है ना, आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो मेरे को पता है कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 + 4 प्लस O कितना है, O इज 6 6 12 और +1, मतलब 5 और 4 9 19 हो गए, 19। 1 4 12 और 1 1 4 12 1, तो ये हुआ 18 हुए, सॉरी, क्योंकि 6 और 12 18। आई होप सो गणित मेरा सही है। 5 1 6 और 12 18। अब मैंने C को सेंटर पे रखा, सब लोग एग्री करेंगे। O को रखा, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। O को रखा, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। और अब H बचा। अब H जोड़ने के लिए मेरे पास अलग अलग पोजीशंस है। मैं H को कार्बन से डायरेक्ट जोड़ देता हूँ। मैं चाहूँ तो H को इधर भी जोड़ सकता हूँ, उस केस में फॉर्मल चार्ज चेक कर लूंगा। चलो ऐसा भी एक काम कर ही लेते हैं और देखते हैं क्या होता है ना। अब इस पे यदि देखो तो 6 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, तो 12 बचे, तो 12 को यहाँ पर मैं प्लेस कर दूंगा। 12 को मैं यहाँ पर प्लेस कर दूंगा। इस पे फॉर्मल चार्ज +1 का आएगा क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है। इस पे -1, इस पे -1, मतलब एक बॉन्ड को इधर कुदा दूं तो H C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव। ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आ गया। इस स्ट्रक्चर को चेक किया जाए तो इस स्ट्रक्चर में यदि चेक करें तो इस पर फॉर्मल चार्ज -1, इस पर देखो 19 थे ना, तो बॉन्डिंग में कितने गए, 6 चले गए, कितने बचे, 12 बचे। 12 में से इधर गए कितने, 6, इधर गए कितने, 4, क्योंकि 2 बॉन्ड बने हैं, 4 और हो सकते हैं, और इधर गए 2। तो इसका फॉर्मल चार्ज कितना है, 0 है, इसका -1 है, इसका 0 है, और इसका भी 0 है। तो अब इसका ओवरऑल फॉर्मल चार्ज -1 है, और इस स्ट्रक्चर का भी ओवरऑल चार्ज -1 है। मुझे नहीं पता तुम में से कितने बच्चों को ये समझ में आया कि ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप फॉर्मल चार्ज निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए, जल्दी बोलो। नीचे वाला आप, मैंने कोई गजब का काम नहीं किया है, मैंने तो सिर्फ जो है सिंपल सिंपल लिटिल स्टार जो रूल्स अब तक सिखाए उसी के आधार पर स्ट्रक्चर बनाया है। मेरे पास 12 इलेक्ट्रॉन बचे थे 3 बॉन्ड बनाने के बाद में, जिसमें से कि 6 इधर ले गया,
4 इधर ले जा सकता हूँ क्योंकि 2 बॉन्ड बने हैं, तो ऑक्सीजन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 2 बॉन्ड मतलब 4 तो ये हो गए, तो 4 इधर हो गए, बचे हुए 2 इधर हो गए। अब यदि इसको देखा जाए तो इस पे फॉर्मल चार्ज 0 है, इस पे फॉर्मल चार्ज -1 है, इस पे फॉर्मल चार्ज 0 है, इस पे भी 0 है। इस स्ट्रक्चर में इस पे 0, इस पे 0, इस पे 0, इस पे -1, करेक्ट है। अब मुझे ये देखना रहेगा कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। अच्छा, इसको यहाँ से यहाँ बॉन्ड गिरा सकता हूँ, लेकिन यदि इसको यहाँ से यहाँ बॉन्ड गिराया तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, विच इज अ बैड न्यूज। जल्दी बोलो, बात समझ में आई कि नहीं है? यदि, क्योंकि इसका फॉर्मल चार्ज अभी 0 है, क्योंकि इसका फॉर्मल चार्ज 0 है, यदि लोन पेयर इधर से इधर गिराया तो कार्बन पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, विच इज अ बैड न्यूज। आना बोलना पड़ेगा यार, आना बोलना पड़ेगा यार, विच इज अ बैड न्यूज। तो ये वाला स्ट्रक्चर सही नहीं हो सकता, ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा सही है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर है। तो खैर, इतना आपको मैं चाहता तो ये नहीं बोलता आपसे, मैं आपसे बोलता कि आप याद रखो, स्ट्रक्चर को बनाने का कोई तरीका नहीं है, हमें याद ही रखना पड़ता है। लेकिन बात गलत है ये, ऐसा नहीं है। मैंने जिस डेप्थ में आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया है, आप काफी कुछ कह सकते हो कि ये स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर ओरिजिनल हुआ, ठीक है ना। अब इस वाले स्ट्रक्चर को देखो, इस वाले के स्ट्रक्चर को यदि आप देखोगे तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 + 4 + 18 और +1 इज इक्वल्स टू 6, 24 हो गया यहाँ पर। तो कार्बन हो गया, O हो गया, O हो गया, O हो गया, और एक बचा H। अब H में डायरेक्ट इधर भी जोड़ सकता हूँ और H में O से भी जोड़ सकता हूँ। जिन लोगों को नॉलेज है वो लोग एक बार में समझ जाएंगे H को, ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा सही है, क्योंकि कार्बोनिक एसिड से बनता है H2CO3 के H+ जाने से, और HO से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन हम चेक कर लेते हैं कि ये वाला स्ट्रक्चर क्यों नहीं हो सकता, है ना। 8 इलेक्ट्रॉन तो चले गए, तो 24 में से 8 गए तो कितने बचे? 16 बचे। 16 में से इधर 6 हो गए, इधर 6 हो गए, बचे 4। अब ये स्ट्रक्चर को यदि आप देखोगे तो महाकचरा स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि इधर -1, इधर -1 और इधर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इधर +1। समझे बात को? तो ऑक्सीजन पे +1 का चार्ज आ रहा है, इधर -1, इधर -1। ओवरऑल नेगेटिव चार्ज कितना है? -1, क्योंकि +1 -1 -1 बराबर -1। अब इस स्ट्रक्चर को देखो, 1 2 3 4 तो चले गए, अब 6 यहाँ पर कुदाओ, और बचे हुए इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। 4 इलेक्ट्रॉन इधर भेज दो 16 में से, करेक्ट है इतनी बात। अब अपन देखें फॉर्मल चार्ज कितना है। इस पे +1 का चार्ज है, इस पे -1 का है, इस पे -1 का है। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कहाँ है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे। विच इज बेटर, ऊपर वाला के नीचे वाला? पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे ज्यादा स्टेबल होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। इसलिए नीचे वाला स्ट्रक्चर सही है, करेक्ट है बेटा इतनी बात। देखो, एक बात की तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये मैंने आपको पढ़ाया बहुत अच्छा है। अब आप में से जिसने मेहनत की है वो इस ऑर्डर की बातें सीख जाएगा। आप चाहो तो भैया दीदी जो जो अब तक पढ़े हुए हैं, जहां जहां पढ़े हुए हैं, उनसे डिस्कस कर लो। यदि वो बना देंगे स्ट्रक्चर इस तरीके से, तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ, उनको कुछ आता है, उनके बेसिक्स कुछ क्लियर है। चाहे उनने नीट में रैंक मारी हो, चाहे IIT में रैंक मारी हो, आप चाहो तो उनसे डिस्कस करके देख लो कि किस तरीके से हम स्ट्रक्चर को बना रहे हैं। सचमुच एक्चुअली स्ट्रक्चर्स को बना रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं कि नहीं आता हमको स्ट्रक्चर बनाना। स्ट्रक्चर बनाना तो वो क्या कहते हैं उसको, एक्सपेरिमेंटल होता है। आपको तो एक्सपेरिमेंटल ही बनाना पड़ेगा। अब तक जितने स्ट्रक्चर है, मैंने सारे स्ट्रक्चर्स आपको बना के दिखाए हैं बाकायदा कि ऐसे बना सकते हैं। तो भाई स्ट्रक्चर कौन सा सही हुआ? ये वाला, बिकॉज इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर। क्लियर है बेटा इतनी बात? तो इस पॉजिटिव चार्ज को गायब कर दूं, इस नेगेटिव चार्ज को गायब कर दूं, तो क्या यहाँ पर बॉन्ड बना दूं? ये बात आपको पता है, तो बॉन्ड बना दिया, ये गायब और ये गायब, ये हो गया स्ट्रक्चर इसका, ठीक। अब स्ट्रक्चर बनाने में इतना समय बिताया हमने, अब हम आते हैं बॉन्ड ऑर्डर निकालने पर। इसका ये वाला स्ट्रक्चर सही था, इसमें इधर गिरा देते बॉन्ड, तो H हो जाता, C हो जाता, डबल बॉन्ड O हो जाता, और O नेगेटिव हो जाता। जल्दी से मुझे ये बताओ कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, CO बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या है, और CO बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या। हालांकि इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपके लिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं आसान कर देता हूँ आपके लिए। अब स्ट्रक्चर तो बनाना आप सीख गए ना, तो मैं क्वेश्चन थोड़ा आसान कर देता हूँ आपके लिए। इधर से H मिटा देता हूँ, क्योंकि इसका फिर रेजोनेंस आप नहीं समझ पाओगे अच्छे से। इधर से H मिटा देता हूँ, इधर से 1 मिटा देता हूँ, फिर बल्कि वहां पे मुझे फिर 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि CO2 नेगेटिव करता हूँ, तो +2 कर दूंगा।
तो +2 किया तो वहां पे इलेक्ट्रॉन फिर संख्या जो भी बदल जाए उससे मतलब नहीं है। अब आप स्ट्रक्चर कार्बोनेट का बनाना, स्ट्रक्चर बिल्कुल आसान है, कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बनाना बिल्कुल आसान है आपके लिए, है ना। तो जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो क्या आएगा वही मैं आपसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो आपसे कंपेयर करा लेगा कि HCO2 नेगेटिव और कार्बोनेट में बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर कर दो, है ना। इसका स्ट्रक्चर सबको समझ में आ गया, HCO2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर सबको क्लियर है। अब मैं आ जाता हूं किस पे, कार्बोनेट पे। कार्बोनेट में 4 4 18 + 2 24 ही आएगा, है ना। तो C हुआ, O हुआ, O हुआ, O हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन बचे हमारे पास, 6 इलेक्ट्रॉन चले गए, 18 बचे। तो लो भाई ये 18 इलेक्ट्रॉन यूं लगा दिए मैंने 8। इस पे फॉर्मल चार्ज +1, इस पे -1, इस पे -1, इस पे -1। इसको यहां से यहां कुदा दो। जब इसको यहां से यहां कुदाओगे तो स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा। अब इसका फॉर्मल चार्ज, इसका ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कोई स्ट्रक्चर का बता सकता है? इस स्ट्रक्चर का फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन का कोई बता सकता है? नहीं, बकवास आंसर है जिसका भी। हाँ, फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन का इस स्ट्रक्चर पे, हाँ एक आंसर सही आया अथर्व का। इसके अलावा सब आंसर जो है बकवास आंसर है। तुम लोग कुछ देखते देखते नहीं हो लेक्चर्स, इसलिए सब गलत गलत आंसर बता रहे, सब बिल्कुल बकवास, शुद्ध बकवास आंसर सब। मैं फॉर्मल चार्ज पूछ रहा हूँ आपसे इस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पर, सिर्फ एक का आंसर सही अभी तक अथर्व का, बाकी सबका आंसर गलत है। अब शायद एक दो बच्चों का और आंसर सही हो गया, तिथि का आंसर सही है, एक आध बच्चे ने और बीच में आंसर दिया था वो सही है, देवांश का भी आंसर सही है। प्लीज पढ़ाई करो, है ना। मैं आपको सिखा सकता हूँ लेकिन मैं आपकी जगह पढ़ नहीं सकता, दैट इज फॉर श्योर, है ना। बाकी सबका आंसर गलत है, 3-4 बच्चों का सिर्फ आंसर सही है। हर्ष का भी आंसर सही है, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज -2/3। अरे यार क्या है, मतलब दिमाग बिल्कुल ही नहीं है क्या। ये जीरो फॉर्मल चार्ज, जीरो फॉर्मल चार्ज, इस पे -1, इस पे -1, ऑक्सीजन पे पूछा था, इस पे -1, इस पे -1, तो एवरेज फॉर्मल चार्ज कितना आएगा, -1 -1 0/3। पहले सिखा चुका हूँ आपके पास, अभी तो सबूत भी है। जब क्लास में रिकॉर्डिंग नहीं होती तो कोई कह सकता है क्लास में पढ़ाई नहीं है, लेकिन अभी तो रिकॉर्डिंग होती है क्लास में, तो सबूत भी है। -1 + 0 मतलब -1 + -1 + 0/3 = -2/3। चलो इस पे ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज बताओ फटाफट कितना होगा। इस पे ऑक्सीजन पे स्ट्रक्चर तो ऐसा बना हुआ है, ऑक्सीजन पे इसका 0 है, इसका -1 है, तो -1/2, तो द फॉर्मल चार्ज इज हाफ, क्योंकि इस पे -1 है, इस पे 0 है, तो एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन पे कितना आएगा, 0.5 आएगा विथ माइनस साइन, 0.5 आएगा विथ माइनस साइन, करेक्ट है। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ कितना होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर, इसका बॉन्ड ऑर्डर कोई बताओ। दिल तोड़ दिया कसम से तुम लोगों ने, फॉर्मल चार्ज सही नहीं कैलकुलेट करके बिल्कुल प्रूफ कर दिया कि पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, फालतू में ही लगा हुआ हूँ। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, बॉन्ड ऑर्डर भाई, इस तरफ तो डबल बॉन्ड आएगा नहीं क्योंकि हाइड्रोजन कभी डबल बॉन्ड बनाएगा नहीं, डबल बॉन्ड इन्हीं के बीच में डोलेगा। हाइड्रोजन जिंदगी में कभी डबल बॉन्ड नहीं बनाता, हाइड्रोजन सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो इसका मतलब कभी डबल बॉन्ड इधर कभी इधर, तो 1 + 1/2 = 1.5 आएगा। इस तरफ डबल बॉन्ड कभी नहीं बनेगा, कभी डबल बॉन्ड इधर तो कभी इधर। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर डबल बॉन्ड तीनों पोजीशन पे डोलेगा, तो इसका बॉन्ड होगा 1 +, हाँ ये सही है आप लोग का, 1/3 = 4/3, करेक्ट है। अच्छा अब कोई आपसे सीओ बॉन्ड लेंथ पूछे कि इसकी सीओ बॉन्ड लेंथ ज्यादा है कि इसकी सीओ बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, ये पहला स्ट्रक्चर है, ये दूसरा स्ट्रक्चर है, किसकी सीओ बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, पहले की कि दूसरे की। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ एक दूसरे की क्या होती है, इनवर्सली के डायरेक्टली, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ इनवर्सली के डायरेक्टली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, इसका 1.33 है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, खत्म बात। तो इसका मतलब जो सीओ बॉन्ड लेंथ है कंपेयर सीओ बॉन्ड लेंथ
in HCO2 negative and carbonate. तो कार्बोनेट में CO बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन HCO2 नेगेटिव. यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 1.33 है, यहाँ पर 1.5. करेक्ट है. स्ट्रक्चर खुद बनाना सीखो भाई, आपको एग्जाम में खुद करना है. अंततः देयर इज नो एंड टू द स्ट्रक्चर्स, है ना. हाँ, मैं मैनेज तो कर सकता हूँ, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन बनवा सकता हूँ आपसे, पर सब्जेक्ट तभी सीखोगे जब खुद कोशिश करोगे. ये बात हरदम याद रखना. ठीक है, मिटा दूं, मिटा दूं. ओके. चलो, अब एक नया टॉपिक आएगा रेजोनेंस. उसमें वापस से आपको पढ़ाऊंगा बॉन्ड लेंथ के कुछ पार्ट, है ना. अभी नहीं, रेजोनेंस जब आएगा तब पढ़ाऊंगा. वैसे रेजोनेंस छोड़ भी सकते हैं अभी, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक में ही डिटेल में आता है वो. पर अभी आपको एक आध क्वेश्चन आ जाता है एक्चुअली रेजोनेंस पे. चलो खैर, कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी ज्ञान प्राप्त करते हैं. सुनो आप मेरी बात को ध्यान से. अब अपन आगे बढ़े बेटा, तो बॉन्ड एनर्जी पे आते हैं हम, है ना. बॉन्ड ऑर्डर और मल्टीपल बॉन्ड ये वाला टॉपिक तो हो गया है. अब अपन आते हैं बॉन्ड एनर्जी पे, है ना. जैसे कि आपसे कोई बोले सी और ओ के बीच सिंगल बॉन्ड है ना. जैसे ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो 2 वैलेंसी लगा दी, कार्बन 4 बनाता है 4 लगा दी, है ना. और सी और ओ के बीच में डबल बॉन्ड है ना. अब ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से ज्यादा बनाता नहीं, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज लगा दो, इधर सी कर दो और इधर लगा दो. तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन जैसा हो जाएगा, तब वो ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है ना बेटा. ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाता है. आप चाहो तो आप 2 सिंगल बॉन्ड बना दो ऑक्सीजन से, या आप चाहो तो एक डबल बॉन्ड बना दो ऑक्सीजन से. ऑक्सीजन ही बोलेगा भाई मैं डबल बॉन्ड बना सकता हूँ बस, तो आप इकट्ठा डबल बॉन्ड बना दो तो बना दो, या आप 2 सिंगल बॉन्ड बना दो, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है ना. जैसा कि इधर ऑक्सीजन ने 2 सिंगल बॉन्ड बनाए, ठीक, इधर ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया, इधर ऑक्सीजन ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया, बना ही नहीं सकता था, तो मैंने ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज मारा, एक इलेक्ट्रॉन भगाया, तब इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए. 2p4 था ना ये, फिर 2p3 किया, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए तो 3 बॉन्ड बनाए. क्लियर है बेटा इतनी बात. ऑक्सीजन 2 बॉन्ड क्यों बनाता है, क्योंकि ऑक्सीजन 2p4 होता है, उसके पास 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझ ला. देयरफॉर वो 2 बॉन्ड बना सकता है. चलो, तो अब कोई पूछे आपसे कि बॉन्ड लेंथ कहाँ पे ज्यादा है, सीओ बॉन्ड लेंथ किस में ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इसमें इससे ज्यादा होगी, इसमें इससे ज्यादा होगी. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बहुत ही ज्यादा सरल सी बात थी. जैसे कार्बन नाइट्रोजन कोई ले ले, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3, तो 3 वैलेंसी लगा दो, 1 2 3. कार्बन 4, तो 4 लगा दी. अब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच तुमने डबल बॉन्ड लगा दिया, है ना, तो वैलेंसी कितनी, इस पे 2, क्योंकि डबल बॉन्ड तो कार्बन पे बन गया, अब 2 और बन सकते हैं, इसके 2 बन गए तो एक और बन सकता है. अब तुमने कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन बनाया, तो अब इसके तो बने जितने बनने थे बॉन्ड, 3 ही बनाता है बॉन्ड, इसका एक और बनेगा. अब कोई बोले सी एन बॉन्ड लेंथ कंपेयर करो, तो इसकी ज्यादा होगी, फिर इसकी, और फिर उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी. क्लियर है बेटा इतनी बात सब लोगों को, कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, अब हम आते हैं नए टॉपिक पे, वो होता है बॉन्ड एनर्जी. बॉन्ड एनर्जी को हम 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी released. It is the amount of energy released during bond formation. It is the amount of energy released during bond formation. तो उसके लिए हम चाहें तो नाम प्रिसाइसली यूज कर सकते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी के दोनों मतलब निकल सकते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन भी और बॉन्ड डिसोसिएशन भी. तो इसको बोलेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, बिकॉज ड्यूरिंग अ बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड. और
It is the amount of energy absorbed when bond is broken. When bond is broken. ठीक है बेटा, जैसे इसको बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, करेक्ट है बेटा। ये अथर्व हो गया, करेक्ट है बेटा, दिस इज अथर्व एंड दिस इज सुंदर कन्या। Bond is formed. Bond is formed, so energy will be released. So energy will be released. So the amount of energy released is called as bond formation energy. Now this is some other guy. Okay, Parth is saying, take my example, sir. Parth, this is Sundar Kanya, and their bond is broken. The energy will be absorbed. The energy will be absorbed. So this amount of the energy will be required to break this bond. Or say, let us take once again the example of Atharv and Sundar Kanya. जब bond बना तो energy was released. Energy was released. Now due to any other factor, बीपीएस सर ने दोनों को समझा दिया कि बेटा आप लोग का भविष्य जो है खराब हो जाएगा इन सब कामों में, इसलिए आपको तो डॉक्टर बनना है, चलो अलग अलग हो जाओ। और अथर्व और सुंदर कन्या दोनों अलग अलग हो गए। सो बॉन्ड वाज ब्रोकन। तो जितनी एनर्जी, जितनी खुशियां यहाँ रिलीज हुई थी, जितनी खुशी के गुब्बारे यहाँ रिलीज हुए थे, उतने ही खुशियां यहाँ पर कम हो जाएंगी। ठीक है, मान लो 100 रुपए रिलीज हुआ था तो 100 रुपए एब्सॉर्ब हो जाएगा। तो आपको बॉन्ड एनर्जी जो समझाना है वो दो एंगल से, बॉन्ड के फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, और बॉन्ड के टूटने में जो एनर्जी एब्सॉर्ब होती है उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। यदि कोई सिर्फ बॉन्ड एनर्जी बोलता है तो वो फॉर्मेशन भी हो सकती है और डिसोसिएशन भी हो सकती है। तो उसकी डेफिनेशन क्या बोलेंगे? दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्सॉर्ब व्हेन द बॉन्ड इज फॉर्म्ड और ब्रोकन रिस्पेक्टिवली। दोनों सेम अमाउंट आएगा विद द रिवर्स साइन, दोनों सेम अमाउंट आएगा विद द रिवर्स साइन। ठीक है बेटा, क्लियर है इतनी बात? ओके डन। तो अब जो है वो ये हो गया बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी एंड बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। ठीक है बेटा, बोथ आर इक्वल। आई कैन से दैट bond formation energy is equal to minus of bond dissociation energy, that is it, is equal to minus of bond dissociation energy. ठीक है बेटा, अब आते हैं अपन फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी। जो बॉन्ड, जो भी फैक्टर बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कराए वो बॉन्ड एनर्जी को बढ़ा देगा, ऑब्वियस सी बात है ना बेटा। अब डोंट टेक नेगेटिव साइन एज लेस बॉन्ड एनर्जी, है ना। कल के दिन कोई बोले सर एक बॉन्ड के बनने में -20 एनर्जी रिलीज हुई और दूसरे के बनने में -40 एनर्जी रिलीज हुई, तो जिसमें -40 रिलीज हुई वो कम थी, नहीं। द साइन इज ओनली इंडिकेटिंग दैट द एनर्जी वाज रिलीज्ड। एनर्जी रिलीज -40 ही ज्यादा है एज कंपेयर टू -20। क्या सब लोग को ये बात समझ में आई है बेटा? इफ ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन, चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना बेटा, मैं इसको मिटा देता हूँ। आप क्वेश्चन लिखो, इफ बिटवीन एटम ए एंड बी, if between atom A and B and between atom A and C bond was formed
and energy released was -20 and -40 kilojoule per mole respectively. Kilojoule per mole respectively. ठीक है बेटा. In which bond formation energy released was more and which bond is more stable? दोनों क्वेश्चन लिख लो. In which bond formation energy released was more and which bond is more stable? कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है? कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है? तो लेट अस सी दिस वन. ए और बी के बीच जब बॉन्ड बना और ए और सी के बीच बना, इसमें -20, इसमें -40. सो एनर्जी रिलीज किसमें ज्यादा है? इसमें ज्यादा है. क्योंकि जब आपने रिलीज लगा दिया तो उसमें माइनस साइन अपने आप आ गया. एनर्जी रिलीज यदि आपने बोल दिया तो दैट इज इक्वल्स टू 40 ग्रेटर देन 20. रिलीज में माइनस साइन अपने आप चला गया. समझ रहे बात को? यदि आपसे कोई बोलेगा एनर्जी रिलीज कितनी हुई है, तो आप बोलोगे एनर्जी रिलीज इज, है ना, एनर्जी रिलीज कितनी हुई है? 40 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई है. हालांकि बुक्स इसमें बहुत ज्यादा कचरा करते हैं, वो लोग माइनस साइन को साथ में लेके चलते हैं. मेरे से यदि आप पर्सनली पूछो तो जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे एनर्जी रिलीज कितनी थी इस प्रोसेस में, तो जब उसने रिलीज शब्द लगा दिया तो फिर माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, फिर 40 लिखना चाहिए. लेकिन बुक्स में ऐसा नहीं दिया होता है. इन जनरल मैंने यही देखा है बुक्स में कि वो एनर्जी रिलीज में भी -40 लगा देते हैं. अब नाउ दैट इज अंग्रेजी के हिसाब से ये बिल्कुल गलत हो जाएगा. कुछ 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 जगह बेटा वहां भी गलती है. समझ रहे हो आप मेरी बात को? थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में ये कंसेप्ट आता है. अब लेकिन आप तो समझ लो, जो मैंने आपको बात समझाई है वो आप समझ लो. ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं. आप अपना कॉमन सेंस लगाओ ना. नाउ माइनस साइन ओनली इंडिकेट दैट एनर्जी वाज रिलीज्ड एंड नथिंग एल्स. ठीक है ना बेटा? अब सुनो आप मेरी बात को ध्यान से. क्लियर है बेटा इतनी बात सब लोगों को? ठीक है ना? माइनस साइन ऑलवेज इंडिकेट्स द एनर्जी वाज रिलीज्ड. खत्म बात. यदि किसी ने बोला ड्यूरिंग अ प्रोसेस द एनर्जी रिलीज वाज -40, तो भी आपको एनर्जी की वैल्यू -40 लेनी है. और यदि कोई आपसे बोल दे ड्यूरिंग अ प्रोसेस द एनर्जी रिलीज वाज 40, तो भी -40 लेनी है. क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यदि कोई आपसे ये बोल रहा है ना ड्यूरिंग अ प्रोसेस द एनर्जी रिलीज वाज -40, क्योंकि बुक्स में गलती की हुई है. बुक्स में गलती की हुई है. बुक्स इस कंसेप्ट पर लेकर के बुक्स में क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको. तो चूंकि बुक्स में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, इसका मतलब वो इस कंसेप्ट को अंडरस्टूड मान रहे हैं, उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, उसको अंग्रेजी के आधार पर नहीं घुमा रहे. बट वंस इट इज रिटन, इट इज रिलीज, दैट मींस माइनस साइन आएगी. बोलो आओ, बोलो आओ. ठीक है ना? चलो 40 और 20 करेक्ट है बेटा. चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. है ना बेटा? साइंटिस्ट मत बनो. क्रॉस क्वेश्चन इस तरीके से मत पूछा करो बार बार, सर मॉड्यूल में क्या दिया, सर एनसीईआरटी में क्या दिया. यदि सर पे भरोसा नहीं तो कोई बात नहीं, जहां से पढ़ना है वहां से पढ़ लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है ना? और भरोसा है तो क्वेश्चन मत पूछो फालतू का. ठीक है ना? जो कंसेप्ट पढ़ा दिया उसको अपन को एज इट इज ले लेना. नाउ स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी. ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा? AC बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन AB बॉन्ड. करेक्ट है? बस खेल खत्म. इसके बाद में फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी यदि बात करें तो बकवास पॉइंट है, सबको पता है. फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी. तो बॉन्ड एनर्जी को प्रभावित करने वाले फैक्टर, नंबर 1 डेल्टा EN, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी. अब सब लोग कॉमन सेंस लगा लेना भाई. क्यों? जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस होगा उतना पास पास आ जाएंगे, है ना? नंबर 2 बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी. बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा, सो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी. करेक्ट है बेटा? आगे देखते हैं. जैसे CC बॉन्ड एनर्जी इज लेस देन
लेस देन लाइक दिस। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। साइज बड़ा होगा एटम का तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। एग्जाम्पल HF, HCl, HBr, HI, लाइक दिस। ठीक है बेटा, और दूसरे बात करते हैं यहाँ पर एटॉमिक साइज, ठीक है ना। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे, पर उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है ये। NN CN CC, किसका साइज बड़ा होता है? नाइट्रोजन का साइज बड़ा होता है, कार्बन का साइज बड़ा होता है? कौन बताएगा किसका साइज बड़ा होता है, नाइट्रोजन का कि कार्बन का? नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है। एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो नाइट्रोजन का साइज छोटा होगा, तो ये साइज छोटा है तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो इसकी बॉन्ड एनर्जी इससे ज्यादा होगी, इसकी बॉन्ड एनर्जी इससे ज्यादा होगी। सॉरी, साइज किसका, कचरा कर दिया मैंने, उल्टा लिख दिया, क्योंकि साइज किसका छोटा है, नाइट्रोजन का। तो जिसका साइज छोटा है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ज्यादा पास पास होंगे एटम। साइज छोटा है तो एटम ज्यादा पास पास होगा। क्लियर है? साइज नाइट्रोजन का छोटा है ना बेटा, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होता है, कम होता है। तो नाइट्रोजन का साइज कार्बन से कम होगा, कार्बन का साइज बड़ा होगा। लिथियम का साइज फ्लोरीन से लगभग डबल होता है। तो एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ जेड इफेक्ट। करेक्ट है? तो ये बात सबको क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है इसमें, है ना। अब जैसे कि हम बोले FF should be more than ClCl, should be more than BrBr, should be more than II, लेकिन ऐसा होता नहीं। एक्चुअली दिस ऑर्डर इज रॉन्ग। एक्चुअल ऑर्डर होता है ClCl ग्रेटर देन BrBr ग्रेटर देन FF ग्रेटर देन II। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि फ्लोरीन में लोन पे रिपल्शन होता है। तो आप ये बोलोगे सर लोन पे रिपल्शन तो क्लोरीन में भी हो सकता है, लेकिन क्लोरीन में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने से दूर से रिपल्शन होता है, तो वो इतना अफेक्टिव नहीं होता है। तो दिस रिपल्शन इज लेस अफेक्टिव, लेस अफेक्टिव रिपल्शन, दूर से रिपल्शन है। करेक्ट है बेटा? जबकि यहां पर जो रिपल्शन है इन दोनों के बीच में, दिस इज वेरी इफेक्टिव रिपल्शन। तो इसके कारण क्या होता है, वेरी अफेक्टिव रिपल्शन। इसके कारण क्या होता है, ये बॉन्ड कमजोर पड़ जाता है। तो FF और II का बॉन्ड लगभग बराबर मजबूती का बॉन्ड होता है। ऑलमोस्ट बराबर मजबूती के बॉन्ड होते हैं FF और II बॉन्ड, लेकिन फिर भी दोनों में कंपैरिजन आ जाए तो FF को ज्यादा मजबूत लगाना। करेक्ट है बात? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में खूब आता है बॉन्ड स्ट्रेंथ को लेकर के। ठीक है ना, ये ऊपर वाले रूल का एक तरीके से एक्सेप्शन हुआ। ठीक है, चलो। वो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है HI ग्रेटर, लेकिन यहाँ पर किसका ऑर्डर बोला है अपन ने, कहाँ गया HI HF। इधर बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बोला है, तो HF की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि इसका साइज छोटा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। समझे? तो फ्लोरीन का साइज छोटा है तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। यहाँ कोई रिपल्शन नहीं है। यदि कोई बोले यहाँ सर ये वाला फंडा नहीं लगेगा, तो यहाँ पर फ्लोरीन पर तो लोन पेयर है, लेकिन हाइड्रोजन पे तो कोई लोन पेयर नहीं है, तो वो वाला फैक्टर इधर लागू नहीं होगा, लोन पे रिपल्शन वाला। करेक्ट है? आ गया सबको समझ में? HF में क्यों नहीं किया हमने? HF में लोन पेयर है ही नहीं, सिर्फ फ्लोरीन के ऊपर लोन पेयर है, लेकिन हाइड्रोजन के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है। खैर, अब इसी प्रकार के एक आध फैक्ट और बताता हूँ जो कि अगेन बहुत महत्वपूर्ण है वो वाले फैक्ट। और वो फैक्ट है, ध्यान से सभी लोग सुनेंगे, ये बहुत सरल है ना। और ये वाला याद भी करना है साथ साथ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये। हर पॉइंट को ऐसे पढ़ा करो इसमें से क्या आपको कॉमन सेंस से ही आता है। जैसे ये वाला कॉमन सेंस से आ जाएगा, ये वाला कॉमन सेंस से आ जाएगा, ये वाला याद करना पड़ेगा। पर उसके पीछे रीजन भी बता दिया। तो फ्लोरीन आयोडीन बराबर हो गया, और बाकी समय तो साइज का ऑर्डर फॉलो कर रहा है। समझ रहे हो बात को? बाकी समय तो साइज का ऑर्डर फॉलो कर रहा है। ठीक है ना।
अब ऑक्सीजन सल्फर में भी देखा जाए तो वहां भी यही होता है, सल्फर सल्फर बॉन्ड इज मोर मजबूत देन ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड, करेक्ट है। सल्फर सल्फर बॉन्ड इज मोर मजबूत देन ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, रीजन सेम, लोन पेयर रिपल्शन इज इफेक्टिव। इसी प्रकार से पीपी सिंगल बॉन्ड, PP single bond is more effective than NN single bond because of lone pair repulsion। लेकिन कार्बन में लोन पेयर बचता ही नहीं क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो दिस इज मोर स्टेबल। यहाँ ये है, समझ रहे हो बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जैसे CL वाला पहले ही हो चुका है, CL वाला इज मोर इफेक्टिव देन FF, ठीक है ना। ये वाले में कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये वाले में जिसकी बॉन्ड लेंथ कम है, जैसे CC इधर भी बना देता हूँ मैं, सॉरी इधर भी ऐसा ही बना देता हूँ, करेक्ट है बात। तो इधर CC बॉन्ड मोर मजबूत है क्योंकि यहाँ देयर इज नो लोन पेयर, सिंस देयर इज नो लोन पेयर। ये वाला एग्जाम्पल तो पहले ही हो चुका है तो दोबारा लिखने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर लिख देता हूँ, सिंस देयर इज नो लोन पेयर इन CC एंड ऐसा करेक्ट है बेटा। इतना याद कर लोगे, जल्दी बोलो, इतना याद कर लोगे सब लोग? हाँ ठीक है, चलो इसके बाद हम आते हैं, ठीक है बेटा, इतना याद हो जाएगा ना। इसके बाद एक फैक्टर यहाँ पे दिया हुआ है रेजोनेंस, लेकिन रेजोनेंस अभी मैं पढ़ा नहीं सकता आपको, रेजोनेंस अलग से ही एक टॉपिक है। हाइब्रिडाइजेशन एक टॉपिक दिया हुआ है, चलो हाइब्रिडाइजेशन बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है चलो, लेकिन वो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव से ही हो जाएगा वाला पॉइंट, है ना। ऐसा मैं आपसे पूछ लेता हूँ एक एग्जाम्पल क्वेश्चन बना करके, है ना। फाइंड बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ CH बॉन्ड इन ऑप्शन ए। अब जरा कॉमन सेंस लगा के करना है इसको, है ना। बी, H, C, H। किस केस में, अच्छा चौथा एक और लिख देता हूँ, CH बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। किस केस में CH बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी? CC नहीं पूछ रहे हैं, CH पूछ रहे हैं, तो बता सकते हो क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा। फोर्थ बोला है एक बच्चे ने, किसी ने तो किसी ने सी बोला, सी तो हो ही नहीं सकता ये, हाँ अच्छा सी सी सी, हाँ ठीक है, सी हो सकता है। अच्छा सी मैंने, और सी और ए एक ही बनाया है, लेट मी चेक दैट, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड, अच्छा तो ये वाला हटा देते हैं, ये वाला ऑप्शन, एक ही ऑप्शन हो गया ना ए और सी, तो क्या मतलब है, तो इसको सी कर देते हैं, ठीक है। अब बताओ ए बी सी में से कौन सा आंसर सही है, ए बी सी में से कौन सा आंसर सही है? ओके, द फर्स्ट वन इज करेक्ट, सही है ये, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव 3.25 है और इसकी 2.1 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.75 है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.1 है। जैसे याद नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता जो पढ़ाई ना करे उसका, क्योंकि लास्ट क्लास में ही मैंने आपको बताया था, याद है बेटा, लास्ट क्लास में ही हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रोनेगेटिव बताई थी मैंने आपको। कार्बन sp हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव 3.25 होती है, sp2 की 2.75 होती है और sp3 की 2.5 होती है। चलो जल्दी से इसको नोट कर लो बेटा। यहाँ तक सब बच्चों ने पढ़ लिया है, किसी को कोई दिक्कत? चलो भाई, तो ये कहानी हुई कहाँ तक, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, लोन पेयर हो गया, सारे पॉइंट हो गए जो मुझे आपको बताने थे। अब कोई पॉइंट एज सच नहीं बचा है, सारे पॉइंट हो गए, ठीक है। कुछ
ऐसे ही पॉइंट हैं फैक्चुअल पॉइंट, वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ फैक्ट वाले भी पॉइंट हैं, मैं मिटाता हूँ इसको, फिर आपको पढ़ाता हूँ वो पॉइंट्स, है ना। ठीक है बेटा, चलो अब कुछ फैक्ट्स अपन लोग पढ़ते हैं, है ना। मैंने सैटरडे को आपकी क्लास नहीं ले पाया था, मैं लेना चाहता था लेकिन ले नहीं पाया था, बिकॉज वैक्सीन लगाया मैंने सैटरडे को, हाँ सैटरडे को, तो ये हाथ में काफ़ी पेन था और थोड़ा फीवरिश भी था। और यदि ऐसा होता भी है तो भी आप वैक्सीन से न डरें, क्योंकि छोटा मोटा बुखार आता ही है और वो आ रहा है तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि इसका मतलब आपका इम्यून रिस्पॉन्स दे रहा है वो, है ना। फर्स्ट डोज ही था बेटा, क्योंकि मेरे को कोरोना हो गया था, आप लोगों को तो पता है, तो मैं फर्स्ट डोज ले ही नहीं पाया था, उसके पहले ही मेरे को कोरोना हो गया था, तो फर्स्ट डोज अब लिया है मैंने, ऐसा है। उससे पहले 3 महीने पहले कोरोना हो गया था। तो खैर जो भी हो, तो इसलिए मैं आपका क्लास नहीं ले पाया, थोड़ा फीवरिश था, आज भी थोड़ा तबीयत आपको दिख रही होगी, उतनी बेहतर नहीं है जैसी होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट। और थोड़ा सा उसका रीजन ये भी है कि मैं थोड़ा प्रिकॉशन भी लेके चल रहा हूँ, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो कोई नहीं, अब इस वीक में मैं कुछ ना कुछ कंपनसेट कर लूंगा, क्लास जैसे आई फील, मतलब पहले जैसा ही बिल्कुल फील करूंगा वैसे ही। अभी क्या है, इसमें दर्द बहुत है इस वाले हाथ में रिलेटिवली, तो खैर कोई चिंता का विषय नहीं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, कोई भी जिसको भी वैक्सीन मिल रहा है उसको वैक्सीन लगवाना चाहिए, क्योंकि उससे आप काफी कुछ प्रोटेक्टेड हो जाते हो। और डबल डोज बच्चों की तो अभी आने वाली है, अभी आई नहीं है, आएगी, है ना। तो ऐसे करके चलो, तो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं और बातें करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन हो गया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ये सारी बातें हो गई। कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताने वाला था। ये फैक्ट्स क्या हैं? ये फैक्ट्स ये है कि एन ट्रिपल बॉन्ड एन एग्जिस्ट करता है, पी ट्रिपल बॉन्ड पी डज नॉट एग्जिस्ट और इज अनस्टेबल, लिखना ज्यादा सही है, इट इज अनस्टेबल, है ना। वेरी लेस फाउंड, है ना, और नॉट फाउंड भी लिख सकते हो, इतना तक भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादा अच्छा है, ज्यादा सेफ है कि डज नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, ये कहना ज्यादा सही है ना, डज नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर बहुत गिरा दोगे तो एग्जिस्ट कर भी जाएगा, लेकिन रूम टेम्परेचर पे जितनी एनर्जी उस पर एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, बल्कि ये तो हाई टेम्परेचर पे भी एग्जिस्ट कर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? और इनफैक्ट ओ डबल बॉन्ड ओ एग्जिस्ट करता है, लेकिन यदि बात करें तो एस डबल बॉन्ड एस डज नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। ये ओ तो एग्जिस्ट करता है, हम सब लोग ऑक्सीजन ले ही रहे हैं, एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, करेक्ट बेटा, इतनी बात। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज इन पी ट्रिपल बॉन्ड पी एंड एस ट्रिपल बॉन्ड एस, साइड ऑन ओवरलैपिंग, साइड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ। अब पी की बात करें तो पी कितने बॉन्ड बना रहा है? पी 3 ही बॉन्ड बनाता है इनफैक्ट, तो ये हटा दो यहाँ से, हाँ पी 3 ही बॉन्ड बनाता है, तो ये वैलेंसी यहाँ से हटा देनी चाहिए, कहाँ ये वैलेंसी थोड़ी ना लगेगी, हटा दो, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, साइड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ 3p पाई, 3p पाई, साइड ऑन ओवरलैपिंग 3p पाई, 3p पाई विल अकर, दोनों में ही
will occur due to larger size, due to larger size of 3p 3d orbitals, their electron density. अब कोई यदि पूछे 4p और 4d का क्या स्टेटस होगा, ऑब्वियस सी बात है, उसमें तो और कचरा होगा. their electron density disperses, therefore they together do not form stable pi bond. स्टेबल पाई बॉन्ड करेक्ट है. यदि कोई पूछता है तो आपको ये रीजन उसको बता देना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्पर्स हो जाती है, इसलिए स्टेबल पाई बॉन्ड नहीं बनता है. तो इसलिए ये हमको देखने को नहीं मिलेगा. आई होप सो सब बच्चों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. ठीक है बेटा, चलो. इसी प्रकार मैंने आपको बताया था CO2 एग्जिस्ट करता है, SiO2 does not exist. Because 3p 2p overlapping to form pi bond in SiO2 is not very effective, and SiO2 forms three-dimensional network of a very stable structure. जिन्हें स्ट्रक्चर पढ़ाई कर रहे होंगे उन्हें याद होगा. SiO2 का स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को कैसा बताया था, याद है सब लोगों को? ऐसा डिब्बो बताया था ना, हर पे ऐसा ही रख दिया था. और बीच में सब में O लगा दिया था, सब दूर बीच में O लगा दिया था, और ये स्ट्रक्चर अनंत तक यूं एग्जिस्ट करता हैगा. यदि सब लोग को याद आ रहा हो तो SiO2 का स्ट्रक्चर पहले भी बना चुका हूँ. याद है बेटा आप लोग को? ये 2-3 फैक्ट हैं, और भी फैक्ट हैं, और भी फैक्ट से मैं आपको रूबरू कराता हूँ जो पीछे मैंने हाइब्रिडाइजेशन के टाइम पे छोड़ दिए थे, लेकिन आपको मैंने बोला था ये फैक्ट्स आप पढ़ लेना, है ना. तो मैं वो फैक्ट्स आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि वो आपको क्वेश्चंस में मिलेंगे और फिर आप परेशान होगे कि ये क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है. हालांकि उनका बहुत ज्यादा एज सच रेलेवेंस नहीं उन फैक्ट्स का, लेकिन फिर भी आ जाता है. मिटा दूं इसको मैं? बोलो. अच्छा, तुम वो फैक्ट बेटा उतार ले आना नेक्स्ट क्लास में, तब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कौन से फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ. ये फैक्ट लिखे ना, IF7 एग्जिस्ट, ICl7, IBr7 डज नॉट एग्जिस्ट. चलो लिख ही देता हूँ जल्दी जल्दी, लिख देता हूँ जल्दी जल्दी, आप भी उतारिए, कोई बात नहीं. तब तक आप मॉड्यूल से लिखना चाहो तो लिखो इसको फटाफट अपनी कॉपी पे, और मैं रीजंस लिखाता हूँ सभी के कि क्यों कोई एग्जिस्ट नहीं करता है. हालांकि वो रीजन एक्सपेरिमेंटल डाटा के आधार पे रीजन बाद में फिक्स किए गए. आप ये नहीं कर सकते कि बिना एक्सपेरिमेंट के बता दो कि ऐसा होगा. हाँ, एक्सपेरिमेंट करने के बाद ऐसा हो रहा है आपको पता लग जाता है, फिर आप रीजन दे सकते हो. उसको बोलते हैं पोस्ट हाइंडेडनेस. वंस द इवेंट हैज अकर्ड, तब आप एक्सप्लेन करते हो ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन उसके होने से पहले आपको नहीं पता था कि ऐसा हो सकता है. ठीक है, पर हो जाता है, फिर हम कहते हैं अच्छा तो इसलिए ऐसा हुआ होगा. तो पहला फैक्ट आता है, और पहला फैक्ट है IF7 एग्जिस्ट, ICl7, IBr7, II7 डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है बेटा, लिखो सभी लोग. IF7 एग्जिस्ट, ICl7, IF7 एग्जिस्ट, ICl7, IBr7
does not exist due to steric hindrance. Steric hindrance. Repulsion due to size. Repulsion due to bigger size in 3D space. First fact. दूसरा fact. SF6 exists. SF6 exists. SCl6, SBr6 does not exist. Again, reason is steric hindrance. Again, reason is steric hindrance. Also, SiF6 2 negative exists, but SiCl6 2 negative does not exist. Reason: in both above cases, is steric hindrance. याद करना पड़ेगा. is steric hindrance. करेक्ट है बेटा. इसके बाद में आता है AlBr4, AlCl4, AlCl4 negative, AlBr4 negative exists, but BBr4 negative and Bi4 negative does not exist. Does not exist because of steric hindrance. Because of steric hindrance. कुल मिलाके 3 डायमेंशनल स्पेस में जो हिंड्रेंस होता है उसके कारण जो एनर्जी बढ़ती है उसको बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी कंपनसेट नहीं कर पाती. देखो, कोई भी बॉन्ड क्यों एग्जिस्ट करता है. कुछ घरों में 10-10 लोग एक साथ रहते हैं. कुछ घरों में 10-10 लोग एक साथ रहते हैं, कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है. बेटा लिख दिया ना केतिया. हिंड्रेंस का मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस में रिपल्शन. हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि रुकावट होना, अवरोध होना, इसको बोलते हैं हिंड्रेंस. ठीक है. जैसे कि कुछ घरों में 10 लोग भी एक साथ रह सकते हैं, है ना. लेकिन कुछ घरों में 4 के ऊपर लोग आ जाएं तो लोगों में रिपल्शन बढ़ने लग जाता है. उसका रीजन ये है कि जो 10 लोग रह रहे हैं घर में और वो फिर भी रह पा रहे हैं क्योंकि उनमें मोहब्बत बहुत ज्यादा है. तो इसका मतलब उनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो रिपल्शन को, क्योंकि भीड़ भाड़ भी तो हो जाएगी बेटा, रिपल्शन को काउंटर एक्ट कर लेती है. ठीक है. लेकिन कहीं पे हो सकता है 4 लोग से ऊपर बढ़े तो ही क्या कहते हैं, कचरा हो जाए, क्योंकि उनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इतनी कम है कि वो छोटे से रिपल्शन को भी काउंटर एक्ट नहीं कर सकते. क्लियर थी बात आप लोग को. तो यदि यहाँ इन सभी में देखा जाए तो इन सभी में दो चीजें हो रही है. एक तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम होगी क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हो रहा है, और दूसरी बात साइज बड़ा होने से स्टेरिक हिंड्रेंस भी होगी. तो मोहब्बत भी कम हो रही है और हिंड्रेंस भी बढ़ रहा है. तो दोनों के कारण जो है बॉन्ड बनने की संभावना कम हो जाती है. क्या सबको बात समझ में आई. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हुआ मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, और साइज यदि बड़ा हो रहा है एटम का, जैसे Cl से Br हो गया तो साइज बड़ा हो गया तो रिपल्शन भी बढ़ेगी. चलो खैर भाई, जितनी जगह में 10 चूहे आ सकते हो उतनी जगह में एक कुत्ता नहीं आ सकता है. तो आप 10 चूहे पाल सकते हो यदि सिर्फ स्पेस की बात की जाए तो, लेकिन एक कुत्ता पालना आपके लिए मुश्किल होगा. आई सपोज यू अंडरस्टैंड दिस. लेकिन इसके बावजूद भी हम चूहा नहीं पालते, हम कुत्ता पालते हैं, क्योंकि कुत्ता एफिनिटी इज सो हाई कि वो ज्यादा स्पेस भी घेर रहा है तो भी हमें चलेगा, क्योंकि हमें उससे ज्यादा मोहब्बत है. चूहे से बिल्कुल मोहब्बत नहीं है तो हम चूहे को भगा देते हैं, क्योंकि वो दूसरे हमारे कपड़े कुपड़े काट देता है. क्या सबको बात क्लियर है. हाँ ना बोलना पड़ेगा, ऑल केमिस्ट्री इज ह्यूमन लाइफ में आपको बोलूं तो, है ना. चलो
अब इसके बाद मैं आपको कुछ चीजें और बताता हूँ, जैसे कि कौन सी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, कौन सी नहीं करती हैं। जैसे NH5 does not exist, does not exist because nitrogen cannot exceed its valency more than 4, more than 4। करेक्ट है बेटा, तो NH5 एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके बाद आता है PH5। PH5 HH6 does not exist because electronegativity difference between phosphorus and hydrogen and sulfur and hydrogen is very low, therefore is very low. In fact, phosphorus and sulfur bears negative charge on them. ये मत लिखो वरना तुम्हें कंफ्यूज हो जाओगे तुम। उतना ही लिखो जितना अभी तुम हजम करने की स्थिति में हो, बाद में आगे चल के किसी टॉपिक में ही हजम करवा देंगे, क्योंकि अभी तुमने रिडॉक्स नहीं पढ़ा है। तो इसलिए चूंकि रिडॉक्स नहीं पढ़ा है तो मैं चार्जेस लगाऊंगा तो फिर तुम्हें दिक्कत आएगी। is very low because of which energy difference between 3p and 3d orbitals remains high and their hybridization is not possible, अब देखो, इस क्वेश्चन को लोग ऐसे समझते हैं इस लाइट में कि PCl5 तो एग्जिस्ट करता है लेकिन PH5 एग्जिस्ट नहीं करता है, SF6 तो एग्जिस्ट करता है लेकिन SH6 एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ऐसा क्यों है, मैं आपको फील दिलाता हूँ। पहले आपका ये साइड लिख गया है क्या बेटा? सब लोगों ने यस बोला है, तब तक आप वो साइड लिख लो, मैं इसको पोंछता हूँ। ओके गाइस, देखो क्या होता है कि PCl5 में जो फास्फोरस होता है वो क्लोरीन से जुड़ा हुआ होता है ना। यहाँ पे शायद मैंने आपको ये नहीं बताया, ये वाले बॉन्ड छोटे होते हैं, ये लंबे होते हैं।
बता देना चाहिए था बेंड्स रूल में, लेकिन भूल गया, अब कहीं पे बता दूंगा, है ना। तो ये 3 बॉन्ड छोटे होते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं ना, आर स्मॉलर, एक्सियल बॉन्ड्स आर लार्जर। चलो अब मैं डाइपोल मूवमेंट पढ़ाऊंगा ना, वहां पढ़ा दूंगा एक्सियल बॉन्ड्स लार्जर, ठीक है ना। खैर ये एग्जिस्ट क्यों करता है, क्योंकि Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव 3 होती है, तो फॉस्फोरस पे +5 का चार्ज इंड्यूस करता है, हर एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन खींच के +5, तो फॉस्फोरस में +5 का चार्ज आने से पूरा फॉस्फोरस का एटम अंदर की ओर श्रिंक होता है, तो 3s 3p और 3d के बीच में एनर्जी का डिफरेंस कम हो जाता है, समझ रहे बात को, उसके कारण उनका आपस में हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होता है, ठीक है। एक बार और बता देता हूँ, एक ही बार में ध्यान से सुन लिया करो प्लीज। इधर 5 क्लोरीन, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन फास्फोरस से खींचेगा, तो एक एक इलेक्ट्रॉन जब खींचेगा, इसने एक अपनी ओर खींचा तो +1, इसने एक खींचा, इसने एक खींचा, इसने एक खींचा, तो टोटल इस पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है। जब किसी पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी तो क्या उसका साइज थोड़ा श्रिंक होगा, क्योंकि प्लस चार्ज आने से साइज श्रिंक होती है, तो साइज श्रिंक होगा अंदर की ओर, तो 3s 3p और 3d के बीच की दूरी कम हो जाएगी। उसकी दूरी कम होने के कारण, उसकी दूरी कम होने के कारण 3s 3p और 3d की जो आपस में मिक्सिंग है वो आसानी से पॉसिबल हो पाएगी, तो हाइब्रिडाइजेशन आसानी से हो पाएगा, तो sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हो पाएगा PCl5 में। लेकिन PH5 में फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है स्लाइटली मोर देन हाइड्रोजन होती है, सेम मान लो तो भी कोई बुराई नहीं है, स्लाइटली। तो इनमें क्या होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, पॉजिटिव चार्ज नहीं आने के कारण ये अंदर की ओर श्रिंक नहीं होते ऑर्बिटल्स, एंड देयरफॉर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 3s 3p and 3d remains high, because of which especially 3p and 3d remains high, because of which their hybridization is not possible, and therefore pH5 and SH6 will not be possible। SH6 में भी वही हो जाएगा, 3s और 3p के बीच की, 3d के बीच की के बीच एनर्जी का डिफरेंस बना रहेगा, उनकी मिक्सिंग नहीं हो पाएगी, तो PH5 में sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा, और SH6 में sp3d2 पॉसिबल नहीं होगा, sp3d नॉट पॉसिबल। SH6 में sp3d2 नॉट पॉसिबल, ठीक है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद में यदि बात करें XCH4, वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। XCH4 बेटा, Xc only form bond with fluorine, Xc only forms bond with fluorine, और ऑन हाइड्रोलिसिस ऑक्सीजन के साथ भी बना सकता है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन। इसके अलावा जनरली वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो ये तो XCH4 तो नहीं बन पाएगा, है ना, किसी भी तरीके से। इसके कई रीजन मैं बता सकता हूँ, लेकिन आप इसको फैक्ट के रूप में भी याद कर सकते हो। कई रीजन हो सकते हैं, सिंपल ये है कि एक्साइट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को, तो एक्साइटेशन एनर्जी, बॉन्ड इतना कमजोर बनेगा कि उसको कंपनसेट ही नहीं कर पाएगी, एंड देयरफॉर XCH4 इज नॉट फॉर्म्ड। CCl6 2 नेगेटिव इज नॉट फॉर्म्ड, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 6 नहीं हो सकती। कार्बन हैज मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ, बोलो बेटा, कार्बन हैज मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ, बताओ बच्चों, 4, खत्म, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। आई होप सो मैं आपको सारी बातें समझा चुका हूँ, सारी बातें सिखा चुका हूँ। FCl3 यदि कोई बोले एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, तो FCl3 विल नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि फ्लोरीन एक बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाएगा, विल नॉट एग्जिस्ट, फ्लोरीन डज नॉट। अब इसमें FCl3 का स्ट्रक्चर नोट करना, ऐसा बनाना है, क्लियर है बेटा आपकी बात, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि फ्लोरीन एक बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्लियर है आपकी बात। तो दैट इज हाउ यू हैव टू टेक दैट, इट डज नॉट एग्जिस्ट। ClF3 एग्जिस्ट कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके डन। और Pi6 नेगेटिव भी एग्जिस्ट नहीं करेगा बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, तो यहीं पे लिख लेना
Pi6 negative does not exist due to steric hindrance. Due to steric hindrance. आप कहो तो ये ऊपर वाला मिटा के एक फैक्ट इधर ही बता देता हूँ. ये कुछ फैक्ट्स है बेटा, है ना, जो मैंने अभी आपको बताए हैं. टाइम हो गया क्या? हाँ टाइम हो गया आज का. चलो आज का तो समय हो गया है. अब कल मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे का कोऑर्डिनेट बॉन्ड. आज का समाप्त हुआ समय और डाइपोल मूवमेंट. कल बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्शन आने वाला है. कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डाइपोल मूवमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है. ठीक है. एक्सी वाला हाइपोथेटिकल नहीं, हाँ मतलब बनाया हाइपोथेटिकल, एग्जिस्ट नहीं करता है. ठीक है. चलो अब और कोई बच्चा यदि कुछ इंपॉर्टेंट कह रहा था तो प्लीज आप जो है वो मुझे मैसेज कर देना डाउट ग्रुप पे और मैं आपको बता दूंगा. ठीक है. डाउट ग्रुप पे पूछ लेना आप. बाय बाय, टाटा, सी यू. स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें बेटा. हाँ साइड आप ले लें, कोई दिक्कत नहीं है. साइड आप ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं.